Hello students, hope you all are doing good. Today we are doing a chapter that name is India Wins Freedom. कैसे इंडिया आज़ाद हुआ? ओके, फिल अप द ब्लैंक्स. जैसे नेशनल सॉन्ग जो है हमारे इंडिया का वो किसने लिखा है, नेशनल एंथम किसने कंपोज किया है, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे, एंड इंडिया कब इंडिपेंडेंट हुआ था. ओके, The India struggle for independence can be divided into three phases. The first phase was the moderate phase, and the second phase was the extremist phase, and the third and last phase was the Gandhian era. Okay. इंडियन स्ट्रगल यानी ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल करते थे, तो कैसे इंडिया आज़ाद हुआ उस फेज़ को तीन पार्ट में डिवाइड किया है. फर्स्ट फेज़ जैसे कि 1885 से 1905 तक को मॉडरेट फेज़ का नाम दिया गया है, एंड 1905 टू 1990 दैट इज सेकंड फेज़, एंड द थर्ड फेज़ इज 1919 टू 1947, और 1947 में इंडिया गॉट फ्रीडम. मॉडरेट फेज़ की हम बात कर रहे हैं. The Indian National Congress was moderate both in its demands and programs. The leaders of this period had great faith in the British. They believed in petition and resolution to achieve their objectives, and some of the moderate leaders were Dadabhai Naoroji and Peshwar Shah Mehta, Gopal Krishna Gokhale and Chandra Banerjee. Moderate phase के ये leaders थे जिनको ब्रिटिशर्स में बहुत ज़्यादा फेथ था और वो बिलीव करते थे कि उनके जो रूल रेगुलेशन हैं उनको हम अडॉप्ट करेंगे तो हम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं. However, several other leaders were not in favor of such a soft approach. They felt that they would gain nothing by following such as an approach. They preferred a stronger and more effective opposition to the British. They wanted Swaraj or self-rule. ओके, इनके अलावा जो ब्रिटिशर्स के साथ थे उनके अलावा कुछ लोग ऐसे भी थे, कुछ लोगों का ग्रुप ऐसा था जो बिल्कुल ब्रिटिशर्स के खिलाफ थे. उनका कहना था कि ब्रिटिशर्स के लिए हम फेथ रख के अपना ही नुकसान कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं. तो वो एक अपोजिशन पार्ट था. वो क्या चाहते थे? वो स्वराज चाहते थे, आज़ादी चाहते थे. वो चाहते थे ब्रिटिशर्स की हम क्यों बात सुने, हम अपने रूल बनाएंगे, सेल्फ रूल वो चाहते थे. ओके, कुछ लीडर्स की आपको यहाँ पिक्चर भी दिखाई दी है. दे वॉन्टेड स्वराज और सेल्फ रूल फॉर द इंडियंस. दे वर कोल्ड द रेडिकल्स और एक्सट्रीमिस्ट. कुछ ऐसे लोग भी थे, कुछ ऐसे लीडर्स का ग्रुप था जो चाहते थे इंडिया सेल्फ रूल करे. ओके, तो उन ग्रुप को क्या बोला गया? रेडिकल्स या एक्सट्रीमिस्ट, जिसमें से कुछ फेमस लीडर्स थे गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय. तिलक ने कहा फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, कि आज़ादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा. ही स्टार्टेड अ न्यूज़पेपर कॉल्ड केसरी इन विच ही स्पोक आउट अगेंस्ट द ब्रिटिश, और इसके लिए उन्होंने एक न्यूज़पेपर भी शुरू किया जिसमें वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ बोलते थे या उसमें अखबार में लिखते थे. द ब्रिटिश वर worried about the growing feeling of nationalism among the Indians. अब जो ब्रिटिशर्स थे जब वो अखबार ये पढ़ते थे तो जो भी इंडियंस के दिल में ये फीलिंग आ रही थी कि हमें आज़ादी चाहिए, एक नेशनलिज्म की फीलिंग आ रही थी, तो उनको एक डर पैदा हो रहा था, एक चिंता हो रही थी. इन 1905 द ब्रिटिश डिसाइडेड टू partition Bengal. One part had to get a large Hindu population while the other part had to get a Muslim majority. People strongly opposed the partition. The Congress launched the Swadeshi movement and the boycott movement. As a result, the British were forced to reunite Bengal in 1911. ब्रिटिशर्स ने 1905 में एक डिसीज़न लिया जिसमें बंगाल को अलग कर दिया गया. बंगाल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, एक हिंदू पार्ट और एक मुस्लिम मेजॉरिटी का पार्ट. लेकिन जो इंडियन लीडर थे, उन्होंने इस चीज़ को अपोज किया, इसका खिलाफत की इसकी, और एक स्वदेशी मूवमेंट शुरू किया, बॉयकट मूवमेंट शुरू किया, एंड जिसके नतीजे ब्रिटिशर्स ने दोबारा से बंगाल को 1911 में फिर से रीयूनाइट कर दिया. ओके, नाउ व्हाट इज स्वदेशी एंड बायकट मूवमेंट?
क्या मूवमेंट था ये? The movement aimed to popularize the use of goods made in India. People were asked to boycott all foreign goods. They made huge bonfires of foreign-made goods. A large number of women and students joined the movement, but the British tried to suppress the movement. स्वदेशी एंड बाइकट मूवमेंट में था कि जितने भी इंडियन लोग हैं वो बाहर की बनी हुई चीज़ों को यूज़ नहीं करेंगे, वो अपने खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट्स का यूज़ करेंगे और इसीलिए ब्रिटिशर्स के जो भी प्रोडक्ट हैं उसको बाइकट करेंगे, जितने भी फॉरेन गुड्स हैं उनको बाइकट करेंगे। इसके लिए बहुत सारे फॉरेन मेड गुड्स को वो बॉनफायर आग लगा देते थे और बहुत बड़े बड़े धरने देते थे। बहुत सारे जो विमेन और स्टूडेंट्स थे उन्होंने इस मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाया, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इस मूवमेंट को भी दबाने की कोशिश की। नेक्स्ट इज रेवोल्यूशनरीज। Some young people in Bengal, Punjab and Maharashtra felt that the moderate and the radicals had not achieved enough and that they could not get freedom through their tactic. Their revolutionary believed that the British could be driven out of India only through violence. और रेवोल्यूशनरी पीपल कौन थे? जिनका कहना था कि ना तो मॉडरेट ब्रिटिशर से आज़ादी दिला पाएंगे, ना ही रेडिकल्स दे पाएंगे। सिर्फ ब्रिटिशर से आज़ादी हमें कैसे मिल सकती है? हमें मिल सकती है एक वायलेंस के साथ, उनके खिलाफ खड़े होकर। दे वर विलिंग टू सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर द कंट्री, और इसके लिए वो कंट्री के फ्रीडम के लिए अपनी लाइफ बलिदान करने के लिए भी रेडी थे। अजीत सिंह एंड अरबिंदो घोष and Khudiram Bose and Veer Savarkar were the early revolutionaries. Some of them were later arrested and hanged. जिनमें से कुछ फेमस लीडर थे ये अजीत सिंह एंड अरबिंदो घोष एंड खुदीराम बोस। उसके बाद और भी बहुत सारे लीडर आए। इन लीडर्स को कुछ टाइम के बाद अरेस्ट कर लिया गया और हैंग कर दिया गया। नेक्स्ट इज गांधी जी लीड्स द नेशन। मॉडरेट, रेडिकल और रेवोल्यूशनरीज पीपल के बाद गांधी जी ने कैसे नेशन को लीड किया? गांधी जी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1915. ही वांटेड टू लर्न मोर अबाउट इंडिया एंड इट्स पीपल. गांधी जी was pained to find that the people in India were divided on the basis of caste, religion, gender and color. He realized that India would never be able to gain freedom unless and until men, women and children, upper and lower caste, Hindus and Muslim united to fight against the British. महात्मा गांधी जो कि साउथ अफ्रीका से 1915 में इंडिया आए थे, वो इंडिया के लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा जानना चाहते थे, लेकिन जैसे जैसे वो लोगों के कांटेक्ट में आए उन्होंने देखा कि इंडिया को जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने कास्ट के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर, जेंडर एंड कलर के बेसिस पे अलग अलग कर रखा है। उन्होंने जल्दी ही रियलाइज़ कर लिया कि जब तक सारे लोग, मैन वीमेन, चाहे वो किसी भी कास्ट के हैं, किसी अमीर हैं, गरीब हैं, किसी भी रिलीजन के हैं, जब तक वो रीयूनाइट नहीं होंगे, एक साथ नहीं होंगे, तब तक वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ फाइट नहीं कर पाएंगे। सिंस द बल्क ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन consisted of peasant and workers, Gandhi ji took up issues that concerned them directly. When workers from the indigo plantations of Champaran in Bihar complained against oppression, Gandhi ji supported them and helped them in their demands. Similarly, he supported the Ahmedabad meal workers strike for 35% increase. गांधी जी ने इंडिया पॉपुलेशन को एक साथ, जो पीजेंट हैं, वर्कर हैं, जो भी फार्मर थे, लेबर थे, उनको एक साथ काम करने के लिए बोला। और गांधी जी ने जब बिहार में चंपारण मूवमेंट आई थी, जब फार्मर को इंडिगो प्लांटेशन के लिए, इंडिगो एक डाई प्लांट होता है, तो ब्रिटिशर्स को उससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता था जब वो उसको एक्सपोर्ट करते थे, तो ब्रिटिशर्स फोर्स करते थे फार्मर को इंडिगो प्लांटेशन के लिए। इंडिगो प्लांटेशन के बाद क्या होता था, जो ज़मीन थी उस पर दूसरी क्रॉप ग्रो नहीं हो सकती थी, तो फार्मर उससे परेशान हो गए थे क्योंकि उनके पास खाने की कमी हो गई थी। तो एक चंपारण मूवमेंट शुरू हुई थी बिहार में जो इंडिगो प्लांटेशन के खिलाफ थी, उसमें भी गांधी जी ने उन किसानों की हेल्प की। इसी तरीके से अहमदाबाद के जो मील वर्कर थे उनकी हेल्प की उन्होंने।
गांधी जी was shocked at the treatment meted out to the lower caste and untouchable. He renamed the untouchables हरिजन. और गांधी जी को बहुत बड़ा धक्का लगा ये देखकर कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनको अनटचेबल माना जाता है और उनको बहुत बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता है, तो उन्होंने अनटचेबल से इनका नाम क्या कर दिया, हरिजन्स कर दिया. इन साउथ अफ्रीका गांधी जी हैड डेवलप्ड द टेक्निक ऑफ सत्याग्रह बेस्ड ऑन ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस. साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने एक टेक्निक डेवलप की सत्याग्रह की जिसको ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस से जोड़ा जाता है. सत्याग्रह बिकेम हिज मोस्ट important weapon against the British. Gandhi ji held the view that a true satyagrahi was always fearless and truthless. सत्याग्रह जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट वेपन था. गांधी जी के दो वेपन थे, सत्याग्रह एंड सेकंड इज नॉन वायलेंस, दैट इज अहिंसा. तो सत्याग्रह का जो वेपन था वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेपन वो समझते थे, जिससे उनको लगता था एक जो सत्याग्रही पीपल होता है जो हमेशा सच बोलता है वो हमेशा फियरलेस रहता है. ओके, नेक्स्ट इज जलियांवाला बाग मास्केयर. जलियांवाला बाग मैस्केयर में आप पढ़ोगे The British passed several acts that were harsh and infringed upon the basic rights of human beings. Among them was the Revolt Act of 1919. According to this act, any person could be arrested without a trial. Harlots and meetings were held and all over the country. On 13 April 1919, one such public meeting was held at Jallianwala Bagh in Amritsar. General Dyer came there and ordered his soldiers to fire at the crowd. Hundreds of people were killed and thousands were injured. The country was shocked by this incident. जलियांवाला बाग मैस्केयर हुआ था ये अमृतसर में, जहाँ पर उस टाइम बहुत सारे एक्ट आए हुए थे, ब्रिटिशर्स बहुत सारे लॉ पास कर रहे थे. तो 1919 में एक रिवोल्ट एक्ट आया जिसमें किसी भी इंडियन को बिना किसी वजह के अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाता था. जब लोग इसके खिलाफ मीटिंग करने लगे, लोग इसके खिलाफ हो गए, तो अमृतसर में एक मीटिंग हो रही थी, नेशनल मीटिंग हो रही थी. वहाँ पर एक ब्रिटिशर ऑफिसर जो जनरल डायर था उसने अपने सोल्जर्स को क्राउड पर फायर करने की इजाज़त दी कि फायर यहाँ पे कर दो, और सारे जो लोग इकट्ठे हुए हैं वहाँ पर बहुत सारे लोग जो थे वो मारे गए थे. थाउजेंड ऑफ पीपल वर इंजर्ड और बहुत सारे लोग वहाँ पर जख्मी हो गए थे. पूरा इंडिया ब्रिटिशर्स की ये चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था. नेक्स्ट इज खिलाफत अगेन. खिलाफत अगेशन. When the First World War ended in 1918, it was decided that Turkey would be divided. This decision was against the religious head of Muslims known as Khalifa or Caliph. This upset the Muslims in India. खिलाफत अगेशन में क्या आया? जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई 1918 में, जो इट वॉज डिसाइडेड दैट तुर्की वुड बी डिवाइडेड, तुर्की को डिवाइड कर दिया गया जाएगा. इससे जो हेड ऑफ मुस्लिम थे वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए. एंड दस इंडियन मुस्लिम लीडर शौकत अली एंड द मोहम्मद अली ब्रदर्स लॉन्च द खिलाफत एगिएशन. तिलक एंड गांधी एक्सटेंडेड देयर सपोर्ट टू द मूवमेंट. और इसमें तिलक और गांधी ने भी इन मुस्लिम का खिलाफत मूवमेंट का साथ दिया. नेक्स्ट इज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. अब हर जगह देश में ब्रिटिशर्स के खिलाफ आंदोलन चल रहे थे. 1920 में गांधी जी ने एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया जिसमें कोई भी ब्रिटिशर्स को सपोर्ट नहीं करेगा. जैसे तुर्की की जो चीज़ हुई, जलियांवाला बाग में जो हत्याकांड हुआ, इसके लोगों इसके खिलाफ थे. ठीक है, तो वो क्या चाहते थे? स्वराज चाहते थे कि अब ब्रिटिशर्स का रूल हमें नहीं चाहिए, हमें अपने कंट्री के लोगों का रूल चाहिए. ही आस्क्ड पीपल टू डिसओबे द लॉज पीसफुली. और उन्होंने कहा कि किसी भी लॉ को, ब्रिटिशर्स के किसी भी कानून को नहीं मानना है, उनको डिसओबे करना है. इन चोरी चोरा इन उत्तर प्रदेश, some people set fire to a police station and 22 policemen died. Due to that factful incident, Gandhi ji was against violence and he withdrew the movement immediately. लेकिन गांधी जी चाहते थे अहिंसा के साथ कोई भी काम जो होना है वो अहिंसा के साथ हो.
पीसफुली वो काम हो, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, जिससे 22 पुलिसमैन मारे गए थे। इससे गांधी जी नाराज हो गए थे क्योंकि वो वायलेंस के खिलाफ थे और उन्होंने इस मूवमेंट को विथड्रॉ कर लिया, वहीं पर ख़त्म कर दिया। Leaders such as Rajendra Prasad, Sardar Vallabhbhai Patel, Sarojini Naidu, C. Rajagopalacharya, Maulana Azad, Chitranjan Das, Motilal Nehru and Jawaharlal Nehru participated actively in the non-cooperation movement। और ये बड़े बड़े जो लीडर हैं इन सब ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में बढ़ चढ़कर भाग लिया। नेक्स्ट इज साइमन कमीशन। The British wanted to make some changes in the way India was governed. In 1928, a committee under Sir Simon called Simon Commission began working on this. ब्रिटिशर्स चाहते थे कि अपने लॉ में कुछ चेंज करें। 1928 में एक कमेटी बिठाई गई जिनके हेड थे सर साइमन। साइमन कमीशन इस मीटिंग का नाम दिया गया। देयर वॉज नो इंडियन इन द कमीशन, और उस कमीशन में, उस मीटिंग में ग्रुप में कोई भी इंडियन नहीं था। दिस एंगर्ड द इंडियंस, दे डिसाइडेड टू बाइकट द कमीशन, दे स्टेज डेमोन्स्ट्रेशन एंड शाउटेड द स्लोगन साइमन गो बैक। और इसमें जो इंडिया के लिए रूल चेंज किए जा रहे थे, इसमें कोई भी इंडियन पीपल नहीं था। इससे जो इंडियन थे बहुत ज़्यादा गुस्से से भर गए और उन्होंने इंडियन को, ब्रिटिशर्स को बाइकट किया और सब लोग धरना देने लगे और हर जगह से शाउट करने लगे इस स्लोगन के साथ, साइमन गो बैक। अ न्यू ग्रुप ऑफ रेवोल्यूशनरी बिकेम एक्टिव एट दिस टाइम। और इस टाइम कौन सा ग्रुप एक्टिव था? रेवोल्यूशनरी ग्रुप एक्टिव था, जिसमें मेन लीडर थे राजगुरु, भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद एंड बटुकेश्वर दत्त। चैलेंज द गवर्नमेंट। नाउ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। In December 1929, the Congress demanded Purn Swaraj, complete independence from the government. The civil disobedience movement began in early 1930 under the leadership of Gandhi ji. The movement began with the Dandi March. और अब इंडियंस चाहते थे कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए ब्रिटिश गवर्नमेंट से। और इस मूवमेंट को किन्होंने शुरू किया था? महात्मा गांधी ने शुरू किया था जब डांडी मार्च की यात्रा शुरू हुई थी। द इंडियंस वर नॉट अलाउड टू मेक सॉल्ट, और द गांधी जी एंड हिज फॉलोअर walked from Sabarmati Ashram in Ahmedabad to Dandi along the coast of Gujarat. Gandhi ji made salt at the coast and broke the salt law. He was arrested immediately. The movement spread to other parts of India. सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, डांडी मार्च, ये कब हुआ? जब ब्रिटिशर्स ने इंडियंस पर रोक लगा दी कि वो नमक नहीं बना सकते हैं। तब गांधी जी ने पीसफुली इस कानून को तोड़ा। कैसे? उन्होंने पैदल यात्रा की बहुत सारे लोगों के साथ, और कोस्ट पर ये यात्रा हुई साबरमती आश्रम से डांडी तक, इसीलिए इसको डांडी मार्च का नाम दिया गया है। और डांडी पर पहुंचकर उन्होंने खुद नमक बनाया और इस तरीके से सॉल्ट लॉ को ब्रोक किया, और ये मूवमेंट पूरे इंडिया में ही फैली हुई थी। नाउ क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट अगस्त 1942 में गांधी जी स्टार्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट। द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज आस्क्ड टू क्विट इंडिया। अब लास्ट में डांडी यात्रा के बाद जो इंडियन थे, गांधी जी थे, उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू की, जहां पर ब्रिटिशर्स को इंडिया छोड़ने के लिए नारे लगाए गए थे कि क्विट इंडिया, इंडिया को छोड़ दो। गांधी जी आस्क्ड द पीपल टू डू और डाई इन देयर अटेम्प्ट्स टू थ्रो द ब्रिटिश आउट ऑफ द कंट्री। देयर वर नेशन वाइड प्रोटेस्ट, मैनी लीडर्स वर जेल्ड। और इस मूवमेंट में गांधी जी ने लोगों को बोला था डू और डाई, या तो करो या फिर मर जाओ। तो हर लोग अपने अपने अटेम्प्ट कर रहे थे ब्रिटिशर्स को कंट्री से बाहर निकालने के लिए। पूरे कंट्री में, पूरे नेशन वाइड ये प्रोटेस्ट चल रहे थे। बहुत सारे जो लीडर्स थे उनको ब्रिटिशर्स ने जेल में भी डाल दिया था। नेक्स्ट इज इंडियन नेशनल आर्मी। Subhash Chandra Bose was elected as president of Indian National Congress twice. सुभाष चंद्र बोस को 2 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट चुना गया। He was arrested by the British government. He escaped from prison and went to Japan via Afghanistan and Germany.
उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको जेल में डाल दिया, लेकिन वो जेल से भाग गए और जापान पहुंच जाते हैं। ही सेट अप द इंडियन नेशनल आर्मी एंड फोर्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। वहाँ पर उन्होंने अपनी इंडियन नेशनल आर्मी स्टार्ट की और ब्रिटिशर्स के खिलाफ फाइट शुरू की। ही गेव द पॉपुलर स्लोगन जय हिंद एंड दिल्ली चलो। ये दो स्लोगन जो फेमस स्लोगन हैं, ये सुभाष चंद्र बोस जी ने ही इंडिया को दिए हैं। Now India becomes free. After the Second World War had ended in 1945, the British government agreed to leave India. However, it was decided to divide the country into two parts, India and Pakistan. On 15 August 1947, India became a free country. और Second World War जब ख़त्म हुई तब ब्रिटिशर्स ने इंडिया छोड़ने को वो एग्री हो गए, लेकिन उससे पहले इंडिया और पाकिस्तान दो पार्ट में इंडिया को डिवाइड कर दिया। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो जाता है। नाउ इंडिपेंडेंट इंडिया। अब इंडिपेंडेंट इंडिया 15 अगस्त 1947 को इंडिया आज़ाद हो गया। जवाहरलाल नेहरू वॉज इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। थस अ न्यू फेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री स्टार्टेड। और इस तरीके से आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री चुने गए जवाहरलाल नेहरू और फर्स्ट राष्ट्रपति चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और यहाँ से एक नया इंडिया का इतिहास शुरू होता है। नाउ कम टू द फैक्ट फाइल। Udham Singh, a revolutionary, shot dead Sir Michael O. Dyer, believing him to be the main person behind the Jallianwala Bagh massacre on 13 March 1940 in London. General Dyer, who had actually carried out the Bagh massacre, died earlier in 1927. उद्धम सिंह एक क्रांतिकारी थे जिन्होंने सर माइकल डायर, जिनको वो समझते थे कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे, वो उनको शूट कर दिया था। लेकिन जो मेन रिस्पॉन्सिबल जनरल डायर था उसकी तो 1927 में ही डेथ हो जाती है। ओके, नाउ लेट अस रिवाइज द चैप्टर। The moderates and the radicals were the two groups within the Congress. कांग्रेस में दो ग्रुप थे, मॉडरेट पीपल जो ब्रिटिशर्स की रूल एंड रेगुलेशंस के साथ थे एंड रेडिकल जो उनके खिलाफ थे। In 1905 Bengal was partitioned to divide the Hindus and the Muslims. It was reunited later. 1905 में बंगाल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, हिंदूज़ का पार्ट एंड मुस्लिम्स का, लेकिन फिर से ये 1911 में रीयूनाइट हो गया। The Swadeshi and Boycott movement was launched in protest against the partition of Bengal. जब बंगाल का पार्टीशन हुआ उस टाइम दो मूवमेंट शुरू की गई, स्वदेशी एंड बायकट मूवमेंट। गांधी जी लॉन्च द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन 1920। ही आस्क्ड द पीपल टू यूज पीसफुल मेथड ऑफ प्रोटेस्ट। गांधी जी ने 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया और उन्होंने लोगों से रिक्वेस्ट की कि पीसफुली इस प्रोटेस्ट को किया जाए। The Indians boycotted the Simon Commission. The Congress demanded Purna Swaraj in 1929. Later, the civil disobedience movement was launched. साइमन कमीशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ, बाइकट मूवमेंट स्टार्ट हुआ एंड कांग्रेस ने 1929 में पूर्ण स्वराज की डिमांड की। The Quit India movement was launched in 1942. The British were asked to leave India. और 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुई जिसमें ब्रिटिशर्स को भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947। फाइनली इतने स्ट्रगल के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो जाता है। ओके, आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे।